ज्यादा लग रहा है, पर हम साथ में करेंगे। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। Protectionism and currency manipulation 2018. Okay, पहला सवाल. Question ये है, question and yo. How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect the macroeconomic stability of India? GS3, Economy 2018, 15 marks. राइट, ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स एंड इंडिया स्टेबिलिटी। राइट, तो सोचो कि देश अपने बाजार को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर दें, वो हुआ प्रोटेक्शनिज्म। या फिर वो जानबूझकर अपनी करेंसी को सस्ता कर दें ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े, वो हुआ करेंसी मैनिपुलेशन। दूसरे देशों की ये दोनों हरकतें इंडिया के लिए लहरें पैदा कर सकती हैं। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन. बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है जब देश इंपोर्ट्स पर टैक्सेस, टैरिफ्स या कोटास लगाकर रोक लगाते हैं ताकि अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को बचा सकें। ओके. और करेंसी मैनिपुलेशन होता है जब किसी देश का सेंट्रल बैंक जानबूझकर एक्सचेंज रेट से छेड़छाड़ करता है, अक्सर उसे नीचे ले जाकर अपने एक्सपोर्ट सस्ते और इंपोर्ट्स महंगे करने के लिए। दोनों ही फेयर ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल. इसे ऐसे समझो, अगर यूएस इंडिया से आने वाले स्टील पर भारी टैक्स लगा दे तो इंडियन स्टील कंपनीज कम बेच पाएंगी, कम डॉलर्स कमाएंगी और शायद उन्हें वर्कर्स को निकालना भी पड़े। ये प्रोटेक्शनिज्म हमें चोट पहुंचा रहा है। हाँ, सही बात है। वैसे ही अगर चीन अपनी करेंसी सस्ती कर दे तो चीनी सामान दूसरों के लिए बहुत सस्ता हो जाएगा, जिससे इंडियन गुड्स के लिए कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गई? स्ट्रक्चर एनालिसिस. इसे कैसे सोचना चाहिए? पहला इंट्रोडक्शन. पहले प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन को डिफाइन करो और बताओ कि इनसे इंडिया की स्टेबिलिटी को खतरा है। शायद एक क्विक स्टैट यूज कर सकते हैं, जैसे 2023-24 में इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का 53.2 बिलियन से गिरकर 48.8 बिलियन हो जाना, ये ध्यान खींचता है। दूसरा कोर लॉजिक. फिर इंपैक्ट समझाओ. प्रोटेक्शनिज्म के लिए ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज, कुछ इंडस्ट्रीज पर ज्यादा असर, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स जीवीसीज में रुकावट, वो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन लाइंस जिन पर मेक इन इंडिया निर्भर है। अच्छा, जीवीसीज. हाँ, करेंसी मैनिपुलेशन के लिए एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, इससे बिजनेस प्लानिंग मुश्किल होती है। आरबीआई का रुपी को स्टेबलाइज करने में रोल, वो उतार चढ़ाव कम करने की कोशिश करते हैं, रेट फिक्स नहीं करते। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पर पोटेंशियल इंपैक्ट। हालांकि इंडिया ने यहाँ रेजिलियंस दिखाया है। हाल ही में ग्लोबल इश्यूज के बावजूद USD 29.79 बिलियन एफडीआई अट्रैक्ट किया। वाह, ये तो अच्छा है. 3. कंक्लूजन. आखिर में चैलेंजेस जैसे कुछ इंपोर्ट्स पर निर्भरता और अपॉर्चुनिटीज जैसे ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करना। सोचो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर या आईमैक को समराइज करो और इंडिया के पॉलिसी रिस्पॉन्सेज जैसे PLI स्कीम्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करो। रिस्क मैनेज करते हुए स्ट्रेंथ बनाने पर एक बैलेंस्ड नोट के साथ खत्म करो। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप? प्रेजेंटेशन ट्रिप. शायद उस शॉकिंग एक्सपोर्ट ड्रॉप वाले नंबर से शुरू करो. जीवीसी डिसरप्शन के लिए अपने नोट्स में सिंपल डायग्राम्स बना लो और आखिर में इंडिया के प्रोएक्टिव स्टेप्स जैसे PLI और आत्मनिर्भर भारत को हाईलाइट करके कंक्लूड करो. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर रखो. समझे? हाँ, समझ गए. प्रैक्टिस क्यों? अब रुको और प्रोटेक्शनिज्म के की इंपैक्ट्स जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। ट्रेड बैलेंस, सेक्टर वल्नरेबिलिटीज, GVC डिसरप्शन। चलो ट्राई करो। ओके. मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन जैसे ग्लोबल ट्रेड गेम्स इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने जैसी स्ट्रैटेजीज आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं. ओके, ये तो हुई बाहरी प्रेशर्स की बात. अब जरा इंडिया के अंदर देखते हैं. हमारी अपनी इंडस्ट्रीज का क्या? सो फार वी सॉ ग्लोबल चैलेंजेस. अब हम डोमेस्टिक ग्रोथ पैटर्न्स देखते हैं. लैगिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2017। राइट. ये वाला सवाल थोड़ा पजल जैसा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एंड ईयर. Industrial growth rate has lagged in the overall growth of gross domestic product (GDP) in the post-reform period. Give reasons. How far are the recent changes in industrial policy capable of increasing the industrial growth rate? GS3 Economy 2017, 15 marks. Broad micro theme: post-reform industrial performance and policy impact. हाँ, तो 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ तो काफी अच्छी रही, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर खासकर मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ा. जीडीपी पाई में उसका हिस्सा करीब 15-16% पर ही अटका रहा. अजीब है ना? हाँ, ये तो है। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन. लैगिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सीधा मतलब है कि 1991 रिफॉर्म्स के बाद फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी ओवरऑल इकोनॉमी जीडीपी बढ़ी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है. ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल. सोचो कि पूरी इकोनॉमी एक तेज रफ्तार ट्रेन है, जीडीपी ग्रोथ, लेकिन उसका एक खास डिब्बा, इंडस्ट्री वाला डिब्बा धीरे चल रहा है, जैसे पीछे खिंच रहा हो. क्यों? शायद उसके पहियों में तेल डालने की जरूरत है या पटरी ठीक नहीं है. अच्छा एनालॉजी है। तो वजह क्या थी? रीजंस फॉर लैगिंग ग्रोथ. द व्हाई. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस. इन्हें समझो जैसे रोड ब्लॉक्स. खराब सड़कें, बंदरगाह, अनरिलायबल पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक से सामान भेजना महंगा हो जाता है. छोटे बिजनेसेस, MSMEs को लोन मिलना मुश्किल होता है. क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स. और कभी-कभी इंडस्ट्रीज को सही स्किल्स वाले वर्कर्स नहीं मिलते. स्किल गैप्स. पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज. फैक्ट्री के लिए जमीन लेना मुश्किल प्रोसेस है. लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स. पुराने लेबर लॉज आर इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं. लेबर मार्केट रिजिडिटीज, ऊपर से बहुत सारे रूल्स और पेपर वर्क, रेगुलेटरी बर्डन बिजनेसेस को धीमा कर देते हैं. काफी सारी दिक्कतें हैं मतलब. तो क्या नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ फर्क पड़ेगा? रीसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस एंड पोटेंशियल इंपैक्ट. द फिक्स. पॉलिसी मॉडर्नाइजेशन. इंडिया का एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करता है. मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. इसमें AI और रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 जैसी फैंसी टेक को स्मार्ट फैक्ट्रीज के लिए लाने की कोशिश है और इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर है. ग्रोथ एनेबलर्स. बिजनेस शुरू करना और चलाना आसान बनाया जा रहा है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. खास गुड्स इंडिया में बनाने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं. PLI स्कीम्स. पुरानी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद दी जा रही है.
एक्सपेक्टेड आउटकम्स। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ऐसी पॉलिसीज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक है FY25 के लिए 6.5% और इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ने हाल में अच्छी ग्रोथ दिखाई 8.24%। उम्मीद तो है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसे स्ट्रक्चर कैसे करें? 1. इंट्रोडक्शन। उस पैराडॉक्स से शुरू करो। अच्छी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, लेकिन इंडस्ट्री खासकर मैन्युफैक्चरिंग 15-16% पर अटकी पीछे रह गई। को क्वेश्चन बताओ, क्यों और क्या नई पॉलिसीज इसे ठीक कर सकती हैं? 2. कोर लॉजिक। पहले लैग के रीजंस बताओ, उन्हें ठीक से ग्रुप करो। स्ट्रक्चरल, इंफ्रा, क्रेडिट, स्किल्स, पॉलिसी, लैंड, लेबर, रेगुलेशन। फिर रीसेंट पॉलिसी चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन जैसे इंडस्ट्री 4.0, एनेबलर्स जैसे PLI, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ फिगर्स का जिक्र करो, समझाओ। 3. कंक्लूजन। समराइज करो कि नई पॉलिसीज में पोटेंशियल तो है, लेकिन सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि उन गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को वाकई ठीक किया जाए और पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। प्रेजेंटेशन के लिए कोई खास टिप? प्रेजेंटेशन टिप, रीजंस और पॉलिसी चेंजेस के लिए अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स यूज करो। की नंबर्स जैसे 15-16% स्टैग्नेशन और हाल की 8.4% ग्रोथ को हाईलाइट करो। प्रॉब्लम यानी लैगिंग ग्रोथ को सोल्यूशन यानी न्यू पॉलिसीज के कॉन्ट्रास्ट में दिखाओ। एक क्लियर पिक्चर बनेगी। सही है। प्रैक्टिस क्यों? अब मेन स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स, स्किल गैप्स। ट्राई करो अभी। ओके, करती हूँ। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री ग्रोथ कुछ खास रोड ब्लॉक्स और पॉलिसी इश्यूज की वजह से धीमी हुई, लेकिन हाल की पॉलिसी कोशिशें रास्ता साफ करने का इरादा रखती हैं। हालांकि इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा सोचो, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जॉब्स भी बढ़नी चाहिए, है ना? लेकिन ग्लोबलाइजेशन मतलब जब इंडिया दुनिया से ज्यादा जुड़ा, उसके बाद फॉर्मल जॉब्स का क्या हुआ? वो नौकरियां जिनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ग्लोबलाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट पर असर। ग्लोबलाइजेशन एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 2016। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। सवाल ये है, क्वेश्चन ईयर, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रिमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? GS3 इकोनॉमी 2016 12.5 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबलाइजेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा जुड़ना। इसका एक सरप्राइजिंग साइड इफेक्ट ये हुआ कि फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, वो अच्छी वाली जिनमें कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी, बेनिफिट्स होते हैं, उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी, बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। हाँ। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट्स जैसे जिसमें ज्यादा से ज्यादा काम फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। ओके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, व्हाई इट रिड्यूस्ड? टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, नई टेक जो अक्सर ग्लोबल कंपटीशन की वजह से अपनाई गई, जैसे ऑटोमेशन और AI, ने कुछ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को रिप्लेस कर दिया। सोचो, असेंबली लाइंस पर रोबोट्स आ गए। जिन वर्कर्स की नौकरी गई, उन्हें अक्सर इनफॉर्मल सेक्टर में काम ढूंढना पड़ा। कंपेटिटिव प्रेशर्स। ग्लोबल कंपनी से compete करने के लिए इंडियन फर्म्स को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। कैसे? जरूरी नहीं काम सस्ते इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स करके, परमानेंट जॉब्स की जगह शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर लोगों को रखकर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और कभी-कभी परमानेंट स्टाफ कम करके वर्कफोर्स रिडक्शन। स्ट्रक्चरल चेंजेस, इकोनॉमी मशीनों, कैपिटल इंटेंसिव पर ज्यादा निर्भर होने लगी, बजाय बहुत सारे लेबर इंटेंसिव के। साथ ही गिग इकोनॉमी जैसे डिलीवरी एप्स, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स बढ़ी, जो फ्लेक्सिबल काम तो देती है पर अक्सर फॉर्मल जॉब सिक्योरिटी के बिना। बाप रे, इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा हो गया होगा। की स्टैट। हाँ, ये काफी चौंकाने वाला है। हाल के एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स अब इनफॉर्मल सेक्टर में है। बहुत बड़ा नंबर है ये, याद रखना। 90% से ज्यादा। तो क्या ये इनफॉर्मलाइजेशन देश के डेवलपमेंट के लिए बुरा है? Implications of increased informalization. Is it bad? नेगेटिव इंपैक्ट्स ज्यादातर हाँ। वर्कर्स वल्नरेबल होते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, इनकम इरेगुलर, काम करने के हालात खराब, पेंशन्स या हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कोई सेफ्टी नेट नहीं। इससे उनके खर्च करने और बचाने की क्षमता पर असर पड़ता है और उनमें गरीबी दर ज्यादा होती है। इनफॉर्मल बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी अक्सर कम होती है क्योंकि उन्हें क्रेडिट और टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं मिलती। सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी कम मिलता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एक छोटी सी उम्मीद की किरण, ये नौकरियां देता जरूर है, खासकर लो स्किल्ड वर्कर्स को, और जब फॉर्मल इकोनॉमी धीमी पड़ती है तो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये छोटे पैमाने पर एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनेबल करता है। तो स्ट्रक्चर कैसे करें? इसका जवाब, स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस कॉम्प्लेक्स इशू को कैसे प्रेजेंट करें? 1. इंट्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मलाइजेशन को डिफाइन करो। उस चौंकाने वाले 90% इनफॉर्मल वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स से शुरू करो ताकि स्केल पता चले। 2. कोर लॉजिक, पहले समझाओ कि ग्लोबलाइजेशन ने फॉर्मल जॉब्स कैसे कम की, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स जैसे गिग इकोनॉमी। फिर इस बढ़ते इनफॉर्मलाइजेशन के इंप्लीकेशंस डिस्कस करो, नेगेटिव्स पर फोकस करो, वल्नरेबिलिटी, लो प्रोडक्टिविटी, लेस टैक्स, लेकिन पॉजिटिव्स, जॉब बफर, एंटरप्रेन्योरशिप को भी संक्षेप में बताओ। 3. कंक्लूजन, कंक्लूड करो कि हालांकि इनफॉर्मलाइजेशन कुछ एम्प्लॉयमेंट देता है, उसका ओवरऑल इंपैक्ट वर्कर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी हद तक डेट्रिमेंटल है। पॉलिसी सॉल्यूशंस की जरूरत पर जोर दो, जैसे बेहतर डेटा कलेक्शन, ई-श्रम पोर्टल,
स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया और सोशल सिक्योरिटी PMJGBY, PMSBY का विस्तार ताकि ज्यादा काम फॉर्मलाइज हो या प्रोटेक्शन मिले। प्रेजेंटेशन के लिए कोई आइडिया? प्रेजेंटेशन टिप। फॉर्मल जॉब्स के लिए अपने मन में एक सिंपल बिफोर एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कंपैरिजन रखो। इंप्लीकेशंस के लिए शायद एक स्केल सोचो, नेगेटिव साइड पर भारी वल्नरेबिलिटी, लो प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव साइड पर छोटा सा वजन, जॉब बफर। आखिर में पॉलिसी सॉल्यूशंस को साफ-साफ लिस्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस क्यों? ग्लोबलाइजेशन ने फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कैसे कम किया, उसका एक तरीका एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो, जैसे कंपेटिटिव प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बढ़ना। चलो प्रैक्टिस करो। Okay. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो हुए, लेकिन इसने इंडिया में इनफॉर्मल काम की तरफ शिफ्ट को भी हवा दी, जिससे वर्कर्स और इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस पैदा हुए, जिनके लिए पॉलिसी एक्शन की जरूरत है। ओके, हमने ग्लोबल ट्रेंड्स और डोमेस्टिक पॉलिसीज देख ली। अब एक ऐसे सेक्टर पर फोकस करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस। यहां मामला रियली इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन कंपनीज को ज्यादा इन्वेस्ट करने देना। FDI इन डिफेंस सेक्टर 2014 बिल्कुल, ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज है। सवाल ये है, क्वेश्चन इन यर, foreign direct investment FDI in the defense sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defense and economy in the short and long run? GS3 Economy 2014 12.5 marks. Broad micro theme. Liberalizing defense FDI impacts and implications. हाँ, तो इंडिया ने डिफेंस में FDI को लिबरलाइज करने का फैसला किया। मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में इन्वेस्ट करना आसान कर दिया। अब वो कई मामलों में 74% तक ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इंडिया को सेल्फ लाइन बनाना। अच्छा, 74% तक। जी। Definition explanation. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरे देश में बिजनेस ऑपरेशंस में सीधा इन्वेस्ट करती है। डिफेंस FDI को लिबरलाइज करने का मतलब है इस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को आसान बनाना। और इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो एक टॉप ग्लोबल कंपनी जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाती है, वो इंडिया में एक फैक्ट्री लगाने का फैसला करती है, शायद किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में। वो अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इंडियन इंजीनियर्स और वर्कर्स को हायर करते हैं। यही डिफेंस FDI एक्शन में है। Got it. तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या असर होगा? शॉर्ट टर्म में क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन। पार्टनरशिप्स के जरिए इंडिया को मॉडर्न कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी जल्दी मिलेगी। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को तुरंत बूस्ट मिलेगा। सोचो, लेटेस्ट टेक जल्दी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नई फैक्ट्री से डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। साथ ही पार्ट सप्लाई करने वाली छोटी इंडियन कंपनीज एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी, जिससे इनडायरेक्ट जॉब्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, देश में ज्यादा फॉरेन पैसा आएगा। हालांकि पहले का इनफ्लो कम था, $21.74 मिलियन 2000 से 2024 के बीच। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 2025 तक $75 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्शन था। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद दिखाता है। $75 बिलियन, वाओ। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट समय के साथ क्या होगा? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इंडिया दूसरे देशों से महंगे डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पर कम निर्भर होगा। देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं वो मजबूत होंगे। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। इंडिया में बने डिफेंस पर ज्यादा खर्च करने से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। जैसे इन्वेस्ट किया गया हर रुपया आगे चलकर और जॉब्स और इनकम पैदा करता है। छोटे बिजनेसेस, MSMEs को ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। इंडिया शायद डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करने लगे। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। इंडिया ग्लोबल पार्टनर्स और प्रैक्टिसेस के साथ बेहतर अलाइन होगा। हम ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन सुधरेगा। ये तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसे कैसे ब्रेक डाउन करें? 1. इंट्रोडक्शन, पॉलिसी शिफ्ट, लिबरलाइज्ड FDI 74% तक समझाओ और इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के गोल से क्लियरली लिंक करो। पोटेंशियल 75 बिलियन इन्वेस्टमेंट फिगर का जिक्र ध्यान खींचेगा। 2. कोर लॉजिक, इंपैक्ट्स को साफ साफ शॉर्ट टर्म टेक ट्रांसफर, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स में बांटो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे एग्जांपल्स यूज करो। 3. कंक्लूजन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को एक्नॉलेज करो, लेकिन चैलेंजेस को भी हाईलाइट करो, जैसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को सिक्योर रखना, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और एक स्मूथ पॉलिसी फ्रेमवर्क होना, आसान लाइसेंसिंग, क्लियर रूल्स, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जरूरत का जिक्र करो। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप? प्रेजेंटेशन टिप, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स के लिए इमीडिएट बेनिफिट्स सोचो। टेक के लिए गियर्स, जॉब्स के लिए ब्रीफकेस, लॉन्ग टर्म के लिए बड़े गोल सोचो। सेल्फ रिलायंस के लिए भारतीय झंडा, इकोनॉमी के लिए ऊपर जाता ग्राफ। आखिर में चैलेंजेस और अच्छे एग्जीक्यूशन की जरूरत को साफ साफ लिस्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस क्यों? इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जैसे एक इन्वेस्टमेंट से फायदों की लहरें पैदा होना। प्रैक्टिस करो इसे बोलना। ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डिफेंस में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमी के लिए बड़े फायदे हो सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और पॉलिसी डिटेल्स को मैनेज करना क्रूशियल है। डिफेंस की बात हुई इंटरेस्टिंग, अब वापस ब्रॉडर इकोनॉमी पर आते हैं। इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में एक काफी यूनिक बात हुई है। ज्यादातर देश फार्मिंग से फैक्ट्रीज फिर सर्विसेज की तरफ जाते हैं, लेकिन इंडिया ने हमने एक तरह का शॉर्टकट ले लिया है। तो इसका मतलब क्या है? चलो एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज 2014। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। सवाल यह है, क्वेश्चन एंड ईयर, नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन लेटर टू सर्विसेज, बट इंडिया shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? GS3 Economy 2014, 12.5 marks. Broad micro theme. India's unique development path. Agri to services leap. हाँ, ये सच है। इंडिया का रास्ता अलग रहा है। हमारे यहाँ पहले मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बूम नहीं आया। बजाय इसके हमने सर्विसेज सेक्टर जैसे IT, बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म वगैरह में जबरदस्त ग्रोथ देखी। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी से लगभग सीधा जंप करके
सर्विसेज सेक्टर अब हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA का करीब 55.3%। 55.3%। तो ये जंप क्यों हुआ? डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। टिपिकल डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है एग्री इंडस्ट्री सर्विसेज। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है एक स्टेज स्किप कर देना। इंडिया ने बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज को पार्टली लीप फ्रॉग किया है। सर्विसेज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाती, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टीचिंग, हेल्थ केयर। रियल लाइफ एग्जांपल से समझा सकते हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो एक परिवार जो पारंपरिक रूप से खेती करता था, एग्रीकल्चर। अगली जनरेशन ने छोटी फैक्ट्री लगाने इंडस्ट्री के बजाय कंप्यूटर्स पढ़े और IT या कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। सर्विसेज। इंडिया ने कुछ ऐसा ही नेशनल स्केल पर किया। अच्छा, तो इसकी वजह क्या थी? Reasons for growth of services sector. Why the jump? 1. Demographic and educational advantages. इंडिया के पास बड़ी संख्या में यंग लोग थे और हैं जो एजुकेटेड हैं और इंग्लिश बोलते हैं। ये IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO बूम के लिए परफेक्ट फ्यूल था। IITs और IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स ने सर्विसेज के लिए जरूरी स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार किए। जी। 2. पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 की लिबरलाइजेशन ने बैंकिंग, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स को खोला, प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को आने दिया, जिससे सर्विसेज को बूस्ट मिला। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने फिनटेक, ई-कॉमर्स वगैरह में ग्रोथ को और तेज किया। हम सब UPI यूज करते हैं, राइट? वो इन्हीं बदलावों से पॉसिबल हुई एक सर्विस है। सर्विसेज ने सिग्निफिकेंट FDI भी अट्रैक्ट किया, एक पीरियड में 19% शेयर, $9.35 बिलियन। जी। 3. ग्लोबल मार्केट कंडीशंस। IT और BPO सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा थी और इंडिया इन्हें डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले कम कॉस्ट पर ऑफर कर सकता था। कॉस्ट एडवांटेज। ओके, ये तो समझ आया कि सर्विसेज क्यों बढ़े, लेकिन क्या इंडस्ट्री को स्किप करना ठीक है? क्या बिना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के डेवलप्ड बन सकते हैं? Challenges of becoming developed without strong industry base. Skipping industry okay. सर्विसेज अच्छी हाई स्किल जॉब्स तो बनाती हैं, लेकिन वो अक्सर बड़ी संख्या में लो स्किल्ड वर्कर्स को अब्सॉर्ब नहीं करती, जैसा मैन्युफैक्चरिंग हिस्टोरिकली करती आई है। मैस एम्प्लॉयमेंट के लिए अक्सर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत होती है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग ने हाल में कुछ जॉब ग्रोथ दिखाई है। 2. इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। सिर्फ सर्विसेज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से इकोनॉमी वल्नरेबल हो सकती है अगर उन सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड गिर जाए। एक बैलेंस्ड इकोनॉमी जिसमें स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज हो, आमतौर पर ज्यादा स्टेबल होती है। 3. इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन। मैन्युफैक्चरिंग अक्सर वो जगह होती है जहां की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं और जहां रॉ मटेरियल्स को हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। क्रिटिकल गुड्स में सेल्फ रिलायंस के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए? स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस जवाब को स्ट्रक्चर कैसे करें? 1. इंट्रोडक्शन। इंडिया के यूनिक लीप फ्रॉग पाथ, एग्री सर्विसेज को हाईलाइट करो, मेजर इंडस्ट्रियल फेज को बाईपास करते हुए। इकोनॉमी में सर्विसेज के सिग्निफिकेंट शेयर 55.3% GVA का जिक्र करो। 2. कोर लॉजिक। सर्विसेज बूम के रीजन समझाओ, डेमोग्राफिक्स, स्किल्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिजिटल इंडिया, ग्लोबल डिमांड, कॉस्ट एडवांटेज। फिर बिना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के डेवलप नेशन बनने के चैलेंजेस डिस्कस करो। लिमिटेड लो स्किल जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, कुछ तरह के इनोवेशन, वैल्यू एडिशन के लिए कम स्कोप। 3. कंक्लूजन। आर्ग्यू करो कि हालांकि इंडिया का सर्विस सेक्टर एक मेजर स्ट्रेंथ है, 7.2% की ग्रोथ, पूरी तरह डेवलप नेशन बनने के लिए शायद एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। इंडिया को अपनी सर्विस सक्सेस का फायदा उठाना चाहिए, साथ ही अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भी मजबूत करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स का जिक्र करते हुए। प्रेजेंटेशन के लिए कोई सुझाव? प्रेजेंटेशन टिप। अपने नोट्स में एक सिंपल फ्लो चार्ट यूज करो। नॉर्मल पाथ अग्री इंडस्ट्री सर्विसेज वर्सेस इंडियाज पाथ अग्री सर्विसेज। चैलेंजेस के लिए, सर्विसेज पर भारी निर्भरता के लिए शायद एक सिंपल प्रो कॉन लिस्ट बना लो। आखिर में बैलेंस की जरूरत पर जोर दो। ठीक है। प्रैक्टिस क्यू। इंडिया के सर्विस सेक्टर बूम का एक की रीजन एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो, जैसे डेमोग्राफिक एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस। जोर से बोलकर ट्राई करो। ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडिया ने खास फायदों की वजह से सर्विस लेड ग्रोथ की तरफ यूनिक शॉर्टकट लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म बैलेंस डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज के साथ इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करना शायद जरूरी है। सर्विसेज की बात हुई, अब थोड़ा रिटेल सेक्टर में चलते हैं। याद है 2012 में इंडिया ने फॉरेन कंपनीज को मल्टी ब्रांड रिटेल मतलब बड़े सुपरमार्केट्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी थी। काफी उम्मीदें थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक आया नहीं। क्यों हुआ ऐसा? चलो देखते हैं। स्लो FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल 2013। हाँ, वो उस वक्त का एक बड़ा पॉलिसी मूव था। सवाल ये है, question and year. Though India allowed foreign direct investment (FDI) in what is called multi-brand retail through a joint venture route in September 2012, the FDI, even after a year, has not picked up. Discuss the reasons. GS3, Economy, 2013, 5 marks. Broad micro theme: challenges in multi-brand retail FDI implementation. तो 2012 में इंडिया ने मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट्स जो कई ब्रांड्स बेचते हैं में फॉरेन कंपनीज को 51% तक ओनरशिप की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर्स के जरिए। आइडिया था रिटेल सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, सप्लाई चेन सुधारना और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाना, लेकिन फॉरेन कंपनीज दौड़ी नहीं आई। क्यों? कई रीजंस थे। अच्छा, क्या वजह थी? डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। मल्टी ब्रांड रिटेल का मतलब है बड़े स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट्स या हाइपरमार्केट्स जो बहुत से अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। FDI अलाउ करने का मतलब था कि वॉलमार्ट या टेस्को जैसी फॉरेन जायंट्स इंडिया में ऐसे स्टोर्स खोलने या पार्टनर करने में इन्वेस्ट कर सकती थी। रियल लाइफ में ये कैसा था? रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक बड़ी इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन इंडिया में स्टोर्स खोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें रूल्स और कंडीशंस की लिस्ट इतनी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड लगी कि उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचा। बेसिकली यही हुआ। तो वो रोड ब्लॉक्स क्या थे? रीजंस फॉर स्लो पिकअप। द रोड ब्लॉक्स, रेगुलेटरी बैरियर्स, बहुत सारे रूल्स, हाई इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, उन्हें कम से कम $100 मिलियन इन्वेस्ट करना था और उसका आधा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयरहाउसेस और कोल्ड स्टोरेज में लगाना था। ये कईयों के लिए मुश्किल था। स्ट्रिक्ट सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, उन्हें कम से कम 30% सामान छोटे इंडियन बिजनेसेस SMEs से खरीदना जरूरी था। बड़ी रिटेलर्स के लिए क्वालिटी और स्केल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने वाले पर्याप्त SMEs ढूंढना ऑपरेशनली मुश्किल था। स्टेट लेवल अप्रूवल्स, सबसे जरूरी, हर स्टेट गवर्नमेंट से अलग परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि कुछ स्टेट्स राजी थे और कुछ नहीं। इससे अनसर्टनिटी बनी और मार्केट फ्रैगमेंट हो गया। लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें सिर्फ 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में स्टोर्स खोलने की इजाजत थी,
जिससे उनकी पहुंच सीमित हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इंडिया की जमीनी हकीकत। वीक सप्लाई चेन्स, ताजे माल के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं, खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था ज्यादा कॉस्ट और वेस्टेज। अनरिलायबल पावर, पावर कट्स ऑपरेशंस खासकर कोल्ड स्टोरेज को डिस्टर्ब करते हैं। लैंड एक्विजिशन डिफिकल्टी, भीड़ वाले शहरों में बड़े स्टोर्स के लिए अच्छी लोकेशंस लेना महंगा और कॉम्प्लेक्स था। मार्केट रिलेटेड चैलेंजेस, स्थानीय मुकाबला। स्ट्रॉन्ग लोकल कंपटीशन, इंडिया में पहले से ही लाखों छोटी किराना दुकानें थी जिनके स्ट्रॉन्ग लोकल टाइज और कस्टमर लॉयल्टी थी। उनसे कम्पीट करना आसान नहीं था। डाइवर्स कंज्यूमर नीड्स, इंडियन टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस हर रीजन में बहुत अलग हैं। फॉरेन प्लेयर्स को हाईली लोकलाइज स्ट्रेटजीज की जरूरत थी। पॉलिटिकल ऑपोजिशन, छोटे व्यापारियों और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने जॉब लॉसेस के डर से कड़ा विरोध किया। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, अनसर्टेनिटी, फ्रेंचाइजिंग, मौजूदा स्टोर्स को अक्वायर करने के रूल्स और पॉलिसी में बदलाव जैसे वॉलमार्ट भारतीय जॉइंट वेंचर में दिक्कतें आना ने इन्वेस्टर्स में घबराहट पैदा की। बाप रे, काफी सारी वजहें थी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? स्ट्रक्चर एनालिसिस, इन रीजंस को स्ट्रक्चर कैसे करें। 1. इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट सेट करो। 2012 पॉलिसी ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की इजाजत दी मॉडर्नाइजेशन के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स ठंडा रहा। बताओ कि गोल है, वजह जानना। 2. कोर लॉजिक, रीजंस को सिस्टमैटिकली लिस्ट करो, शायद उन्हें क्लियरली कैटेगराइज करके। Regulatory barriers, investment sourcing, state approval, location rules, infrastructure gaps, supply chain, power, land, market challenges, local competition, consumer diversity, politics, और policy implementation issues, uncertainty, specific restrictions, $100 million rule या state approvals जैसे examples दो। 3. Conclusion, summarize करो कि complex regulations, infrastructure की कमी, market realities और policy uncertainty के combination ने शुरू में significant FDI को रोका। Streamlining की जरूरत साफ थी। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टिप? प्रेजेंटेशन टिप, इसे रोड ब्लॉक्स की सीरीज की तरह सोचो। हर कैटेगरी, रेगुलेटरी, इंफ्रा, मार्केट, पॉलिसी को एक मेजर रोड ब्लॉक साइन की तरह लिस्ट करो जिसके नीचे स्पेसिफिक इश्यूज लिखे हों। आखिर में कहो कि स्मूदर रोड्स, सरल पॉलिसीज, बेहतर इंफ्रा की जरूरत थी। ठीक है। प्रैक्टिस क्यू, 3 की रेगुलेटरी बैरियर्स लिस्ट करने की प्रैक्टिस करो। इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, सोर्सिंग नॉर्म्स, स्टेट लेवल अप्रूवल। चलो बोलो। ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स रूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां, मुश्किल लोकल कंपटीशन और पॉलिसी अनसर्टनिटी मिलकर वजह बने कि इंडिया के मल्टी ब्रांड रिटेल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू में धीमा रहा। ओके, तो एफडीआई की बड़ी लहर शुरू में नहीं आई, लेकिन जहां इन्वेस्टमेंट आया या जहां बड़े इंडियन रिटेलर्स ने अपने सिस्टम्स अपग्रेड किए, उसका सप्लाई चेन्स पर क्या असर पड़ा? मतलब सामान खेतों या फैक्ट्री से स्टोर्स तक कैसे पहुंचता है, इस पर। अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। एफडीआई इम्पैक्ट ऑन रिटेल सप्लाई चेन 2013। अच्छा सवाल है। भले ही एफडीआई शुरू में बहुत ज्यादा नहीं था, आइडिया और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जिसमें एफडीआई पाने वाले प्लेयर्स प्लस बड़ी इंडियन चेन शामिल हैं, कि ग्रोथ ने यकीनन चीजों को बदलना शुरू कर दिया था। सवाल यह है, क्वेश्चन एंड ईयर, discuss the impact of FDI entry into the multi-trade retail sector on supply chain management in the commodity trade pattern of the economy. GS3 Economy 2013, 5 marks. Broad micro theme, modernizing retail supply chains via FDI. हाँ, तो धीमी एफडीआई के बावजूद ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, मॉडर्न सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स के बढ़ने का सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। याद रखो, रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जीडीपी का करीब 10%, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्शन। तो एससीएम कैसे बदला? डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है सप्लायर से कंज्यूमर तक गुड्स, इंफॉर्मेशन और मनी के फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करना। कमोडिटी ट्रेड पैटर्न्स का मतलब है बेसिक गुड्स जैसे अनाज, फल, सब्जियां कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। रियल लाइफ में ये कैसे दिखा? रियल लाइफ एग्जांपल, सोचो ताजे फल पहले कैसे ट्रैवल करते थे। अक्सर बेसिक ट्रक्स में रास्ते में काफी खराब हो जाते थे। अब बड़े रिटेलर्स रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेज में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा फल स्टोर तक ताजे पहुंचते हैं। ये एससीएम में सुधार है जो पार्टली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की वजह से हुआ। हाँ, ये तो देखा है। और क्या बदलाव आए? इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एससीएम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स टेक लेकर आए, इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे आरएफआईडी टैग्स, ऑटोमेटेड वेयरहाउसेज, शायद फूड कहां से आया ये ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन भी। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ई कॉमर्स ने भी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया। सोचो एक स्टोर को पता चल जाए कि दूध कब खत्म होने वाला है ऑटोमेटिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मॉडर्न वेयरहाउसेज और सबसे जरूरी कोल्ड स्टोरेज चेन्स, फल, सब्जी, डेयरी के वेस्टेज को कम करने के लिए वाइटल बनाने में इन्वेस्टमेंट हुआ। फास्टर डिलीवरी के लिए बेटर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स बने, कस्टमर तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने सहित एफिशिएंट हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ज्यादा आम हो गए। और कमोडिटी ट्रेड पैटर्न्स पे क्या असर हुआ? मतलब किसानों के लिए कुछ बदला। चेंजेस इन कमोडिटी ट्रेड पैटर्न्स, मार्केट इंटीग्रेशन, किसानों और कंज्यूमर्स को बेहतर जोड़ना। मार्केट इंटीग्रेशन, किसानों और कंज्यूमर्स को बेहतर जोड़ना। कुछ बड़े रिटेलर्स ने सीधा किसानों से खरीदना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिससे कुछ मिडलमैन, बिचौलिए कम हुए। इससे अक्सर किसानों को बेहतर, ज्यादा स्टेबल प्राइसेस मिले। मार्केट इंटीग्रेशन, किसानों और कंज्यूमर्स को बेहतर जोड़ना। प्रोड्यूस बेचने के लिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स बने, जिससे प्राइस डिस्कवरी, सही मार्केट प्राइस मिलना सुधरी। मार्केट इंटीग्रेशन, किसानों और कंज्यूमर्स को बेहतर जोड़ना। रिटेलर्स ने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मांगे, जिससे बेहतर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हुई। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बेहतर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से फूड वेस्टेज कम हुआ।
किसानों, सप्लायर्स बैकवर्ड लिंकेजेस और कंज्यूमर्स फॉरवर्ड लिंकेजेस के बीच मजबूत लिंक्स बने। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, रिटेल ऑपरेशंस में नई जॉब्स बने। ये तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस इम्पैक्ट एनालिसिस को स्ट्रक्चर कैसे करें? 1. इंट्रोडक्शन। रिटेल सेक्टर का सिग्निफिकेंस बताओ। 10% जीडीपी, ग्रोथ प्रोजेक्शन। कहो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एफडीआई पोटेंशियल से प्रभावित होकर एससीएम और कमोडिटी ट्रेड पर काफी असर डाला है, भले ही एफडीआई शुरू में धीमा था। 2. कोर लॉजिक। इम्पैक्ट्स को डिटेल में बताओ, उन्हें 2 क्लियर पार्ट्स में बांटकर। एससीएम में सुधार, टेक्नोलॉजी जैसे आरएफआईडी, ब्लॉकचेन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स और कमोडिटी ट्रेड पैटर्न्स में बदलाव, मार्केट इंटीग्रेशन जैसे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, बेटर प्राइसेस, स्टैंडर्ड्स और ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे रिड्यूस वेस्टेज, लिंकेज, जॉब्स। कॉन्क्रीट एग्जांपल्स यूज करो। 3. कंक्लूजन। मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट को समराइज करो। ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स के साथ इसे बैलेंस करने की ऑनगोइंग चैलेंज और मॉडर्न रिटेल के लिए वर्कफोर्स को स्किल करने की जरूरत का संक्षेप में जिक्र करो। इसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे ब्रॉडर गोल से कनेक्ट करो। प्रेजेंटेशन के लिए कोई सजेशन? प्रेजेंटेशन टिप: एक बिफोर एंड आफ्टर सप्लाई चेन विजुलाइज करो। बिफोर फ्रैगमेंटेड, बहुत सारे मिडलमैन, वेस्टेज। आफ्टर इंटीग्रेटेड, टेक एनेबल्ड, डायरेक्ट लिंक्स, कम वेस्टेज। कीवर्ड्स हाईलाइट करो: टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, रिड्यूस्ड वेस्टेज। ओके, प्रैक्टिस की ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करने में कैसे मदद की? कोल्ड स्टोरेज एग्जांपल का उपयोग करके एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। बोलो। हाँ, करती हूँ। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पार्टली एफडीआई की संभावनाओं से प्रेरित होकर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स लाया, जिसने इंडिया की सप्लाई चेन्स को मॉडर्नाइज किया, खासकर कमोडिटीज के लिए, किसानों और कंज्यूमर्स को ज्यादा एफिशिएंटली जोड़ते हुए। ओके, आज का आखिरी सवाल। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कंपटीशन की बात की। अब देखते हैं कि हमारी अपनी इंडियन कंपनीज ने 1991 के बड़े इकोनॉमिक बदलावों, लिबरलाइजेशन के बाद कैसा परफॉर्म किया। क्या वो बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज के सामने ठीक से compete कर पाई? लेट्स फाइंड आउट। लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन कंपनीज 2013। ये इंडियन बिजनेसेस की जर्नी के बारे में एक क्रूशियल सवाल है। ये रहा क्वेश्चन एंड ईयर। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस। आर दे competing with the MNCs satisfactorily? GS3 Economy 2013 marks. Broad micro theme: Indian companies post liberalization, competition and resilience. तो 1991 एक वाटरशेड मोमेंट था। उससे पहले इंडियन कंपनीज एक तरह के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करती थी। लिबरलाइजेशन ने ग्लोबल कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए। इंडियन कंपनीज के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस और मैसिव अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आया। तो लिबरलाइजेशन क्या था एग्जैक्टली और MNCs? डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमी पर गवर्नमेंट कंट्रोल्स को ढीला करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर कम करना। एमएनसीज वो बड़ी कंपनियां हैं जो कई देशों में ऑपरेट करती हैं। सोचो गूगल, यूनिलीवर, सुजुकी। सवाल पूछ रहा है कि 1991 के बाद इंडियन फर्म्स ने कैसे अडेप्ट किया और कॉम्पीट किया। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, एक लोकल इंडियन स्कूटर कंपनी जो 1991 से पहले बहुत पॉपुलर थी। लिबरलाइजेशन के बाद होंडा जैसी ग्लोबल जायंट्स नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन्स के साथ मार्केट में आई। इंडियन कंपनी को सर्वाइव करने और कॉम्पीट करने के लिए तेजी से इनोवेट करना पड़ा, क्वालिटी सुधारनी पड़ी और कॉस्ट्स मैनेज करनी पड़ी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाई। समझ गई? तो इंडियन कंपनीज पर लिबरलाइजेशन का असर क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन कंपनीज। अपॉर्चुनिटीज। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ग्लोबल मार्केट्स, नई टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन कैपिटल का एक्सेस मिला। नतीजा, कई कंपनीज बहुत बड़ी हो गईं। 2023 तक 30 से ज्यादा इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ पार कर गया। ये बहुत बड़ा है। चैलेंजेस, कंपटीशन की गर्मी। उन्हें एस्टैब्लिश्ड एमएनसी से कड़ा मुकाबला मिला जिनके पास बहुत पैसा, एडवांस टेक और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे। इसने उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनने, बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने और क्वालिटी सुधारने पर मजबूर किया। कुछ कोप नहीं कर पाई और बंद हो गई या एक्वायर हो गई। परफॉर्मेंस रोलर कोस्टर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने मुश्किल दौर देखे, जैसे 2015-16 के आसपास धीमी सेल्स ग्रोथ, लेकिन रेजिलियंस भी दिखाई। बाद में अच्छी ग्रोथ के साथ वापसी की, जैसे 2023 के एक क्वार्टर में 8-10% रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये स्मूथ राइड नहीं थी। तो क्या वे एमएनसी से ठीक से compete कर पा रही हैं? कंपेटिटिवनेस विद MNCs, आर दे डूइंग ओके? ये मिक्स पिक्चर है, लेकिन कई इंडियन कंपनीज ने कमाल का कॉम्पीट किया है। इन प्लेयर से बेहतर समझती हैं। सोचो अमूल का डेयरी नीड्स को समझना। कॉस्ट एडवांटेज। अक्सर उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कम होते हैं, जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखने में मदद मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स में एक क्लासिक एग्जांपल है। इनोवेशन कैपेसिटी। इंडियन कंपनीज फ्रूगल इनोवेशन, कम कॉस्ट में इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाना में माहिर है। और IT सर्विसेज, TCS, इन्फोसिस और डिजिटल पेमेंट्स, पूरा UPI इकोसिस्टम जैसे एरियाज में लीडरशिप दिखाई है। सुपर कूल ना? चैलेंजेस जहां वे स्ट्रगल करती हैं। एक्सेस टू कैपिटल। MNCs को अक्सर सस्ते ग्लोबल फंडिंग तक आसान एक्सेस होता है, जिससे कुछ इंडियन फर्म्स के लिए तेजी से इन्वेस्ट और एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी गैप। सुधार तो हो रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी एब्सोल्यूट लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपनाने में MNCs से पीछे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। MNCs अक्सर मैसिव ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट करती हैं, जिससे उन्हें कॉस्ट एडवांटेजेस मिलते हैं, जिन्हें छोटी इंडियन फर्म्स मैच करना मुश्किल पाती हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस। इस असेसमेंट को स्ट्रक्चर कैसे करें? 1. इंट्रोडक्शन। 1991 के बाद पैराडाइम शिफ्ट डिस्क्राइब करो, प्रोटेक्शन से कंपटीशन तक। बताओ कि लिबरलाइजेशन के मिक्स्ड इंपैक्ट्स हुए इंडियन फर्म्स में, विनर्स और लूजर्स दोनों बने, और एमएनसीज के साथ उनकी कॉम्पिटिटिवनेस वेरीड है। 2. कोर लॉजिक। पहले लिबरलाइजेशन के ओवरऑल इंपैक्ट्स डिस्कस करो। अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस, टेक, कैपिटल, जिससे ग्रोथ हुई, जैसे 30 कंपनीज का एग्जांपल। चैलेंजेस, इंटेंस कंपटीशन जिसने एफिशिएंसी चेंज पर मजबूर किया। परफॉर्मेंस, अप्स एंड डाउन्स।
फिर एमएनसीज के साथ कॉम्पिटिटिवनेस को बैलेंस्ड व्यू से एनालाइज करो। स्ट्रेंथ्स, लोकल नॉलेज, कॉस्ट एडवांटेज, इनोवेशन, टीसीएस, रिलायंस, ओपीआई जैसे एग्जांपल्स यूज करो। और चैलेंजेस, कैपिटल एक्सेस, टेक गैप, स्केल इश्यूज। 3. Conclusion. ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को समराइज करो। कई इंडियन कंपनीज चैलेंज का सामना करके ग्लोबल प्लेयर्स या स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लीडर्स बनी, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाकर। दूसरों ने अडेप्ट किया या स्ट्रगल किया। बताओ कि ऑनगोइंग एफर्ट्स जैसे R&D इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, PLI, मेक इन इंडिया जैसी सपोर्टिव पॉलिसीज फ्यूचर कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए क्रूशियल है। FDI इनफ्लोज जैसे पॉजिटिव साइंस कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कोई आइडिया? प्रेजेंटेशन टिप, एक स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, चैलेंजेस की तरह सोचो। स्ट्रेंथ्स के लिए सक्सेस स्टोरीज, TCS, रिलायंस, UPI हाईलाइट करो। वे फॉरवर्ड के लिए ऊपर की तरफ इशारा करते एरोज यूज करो। R&D, पार्टनरशिप्स, पॉलिसी सपोर्ट के जरिए अपॉर्चुनिटीज दर्शाते हुए। ठीक है। प्रैक्टिस क्यों? इंडियन कंपनीज की MNC से compete करने की एक स्ट्रेंथ जैसे लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग और एक चैलेंज जैसे कैपिटल कंस्ट्रेंट्स का नाम लेने की प्रैक्टिस करो। ट्राई करो अभी। ओके। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, लिबरलाइजेशन इंडियन कंपनीज के लिए अग्नि परीक्षा थी। कई अपनी स्ट्रेंथ्स का लाभ उठाकर मजबूत और ग्लोबली कंपेटिटिव बनी, लेकिन कैपिटल और कटिंग एज टेक तक एक्सेस ऑनगोइंग चैलेंजेस बने हुए हैं। वाह, क्या जर्नी थी इन इकोनॉमिक क्वेश्चंस के जरिए। तो बस जल्दी से रिकैप करें कि आज हमने क्या कवर किया। वाह, क्या जर्नी थी इन इकोनॉमिक क्वेश्चंस के जरिए। तो बस जल्दी से रिकैप करें कि आज हमने क्या कवर किया। हमने ग्लोबल प्रेशर से शुरुआत की, कैसे प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिला सकते हैं, लेकिन ये भी कि इंडिया पॉलिसी रिस्पॉन्सेज और डाइवर्सिफिकेशन से कैसे कोप करता है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स एंड इंडिया स्टेबिलिटी थीम के तहत था। फिर हमने अंदर देखा पोस्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस पर। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कभी-कभी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ से पीछे क्यों रही। वो स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स गैप्स की थे, याद है? और हमने डिस्कस किया कि PLI और इंडस्ट्री 4.0 जैसी नई पॉलिसीज इसे कैसे एक्सेलरेट करने का एम रखती हैं। बिल्कुल। फिर हमने ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट देखा, कैसे इसने इनफॉर्मल सेक्टर के बढ़ने में कंट्रीब्यूट किया, इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स और ई श्रम और स्किलिंग जैसे सॉल्यूशंस की जरूरत। ये ग्लोबलाइजेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट थीम थी। हाँ, और लिबरलाइजिंग डिफेंस FDI पर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन। हमने शॉर्ट टर्म गेन्स जैसे टेक्नोलॉजी और जॉब्स और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन को देखा, सिक्योरिटी चैलेंजेस को एक्नॉलेज करते हुए। इसने इंपैक्ट्स एंड इंप्लीकेशंस कवर किया। राइट। और इंडिया का यूनिक एग्री टू सर्विसेज लीप। हमने रीजन समझे जैसे हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स, लेकिन ये भी कि एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस पूरी तरह डेवलप नेशन बनने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो हमारी यूनिक डेवलपमेंट पाथ डिस्कशन थी। फिर हमने रिटेल प्रज्यूम किया। पहले चैलेंजेस इन मल्टी ब्रांड रिटेल, FDI इंप्लीमेंटेशन, ये एक्सप्लोर करते हुए कि रेगुलेटरी हर्डल्स और इंफ्रा गैप्स की वजह से इनिशियल FDI इनफ्लो धीमा क्यों था। फिर कैसे ऑर्गेनाइज रिटेल ने सप्लाई चेन्स को टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के जरिए मॉडर्नाइज किया, जो मॉडर्नाइजिंग रिटेल सप्लाई चेन्स के तहत आया। फाइनली हमने इंडियन कंपनीज पोस्ट लिबरलाइजेशन को असेस किया, ये देखते हुए कि लिबरलाइजेशन ने उन्हें कैसे इम्पैक्ट किया और उन्होंने MNC से कैसे compete किया, लोकल नॉलेज और इनोवेशन, UPI जैसी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाते हुए, जबकि कैपिटल एक्सेस और स्केल जैसे चैलेंजेस का सामना किया। वो उनकी कॉम्पिटिशन एंड रेजिलियंस के बारे में था। एक्सीलेंट समरी। अब इन स्ट्रक्चर्स को दिमाग में अच्छी तरह बैठाने के लिए चलो कुछ क्विक प्रोब्स ट्राई करते हैं। सोचो कि इन्हें प्रेजेंट कैसे करोगे। 1. प्रोटेक्शनिज्म के इंपैक्ट के लिए कॉज इफेक्ट फ्लो को विजुअली कैसे दिखाओगे। शायद ग्लोबल एक्शन से एरो, इंडिया इंपैक्ट्स के लिए बॉक्स, इंडिया रिस्पॉन्सेज की तरफ एरो। 2. लैगिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रीजंस, क्लैरिटी के लिए रीजंस को लेयर कैसे करोगे। शायद क्लियर हेडिंग्स के नीचे बुलेट पॉइंट्स, इंफ्रा फाइनेंस, स्किल्स, पॉलिसी, वो क्लैरिटी याद रखना। 3. इन्फॉर्मलाइजेशन के इंपैक्ट, इसके प्रोज और कॉन्स के लिए कोई विजुअल मेटाफर बताओ। एक झुका हुआ तराजू, नेगेटिव साइड पर भारी, क्या सोचते हो? डिफेंस FDI इम्पैक्ट्स शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म को सबसे अच्छे से कैसे दिखाओगे। एक सिंपल टाइमलाइन ग्राफिक अच्छा काम कर सकता है ना। 5. एग्री टू सर्विसेज वाले जवाब का 1 लाइन कोर आर्ग्यूमेंट क्या है। इंडिया का यूनिक पाथ एक स्ट्रेंथ है, लेकिन फुल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री के साथ बैलेंस जरूरी है। क्रिस्प रखो। 6. लिबरलाइजेशन एंड इंडियन फर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस वाले हिस्से को मिनी स्वॉट की तरह क्विकली आउटलाइन करो। स्ट्रेंथ्स, लोकल नो हाउ, कॉस्ट, इनोवेशन, वीकनेसेस, चैलेंजेस, कैपिटल, टेक, स्केल, यही स्ट्रक्चर पकड़ लो। बिल्कुल, ग्रेट प्रॉम्प्ट्स। अब आप लोग अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर बताओ। इनमें से किसी एक जवाब को आप कैसे प्रेजेंट करोगे। अपने हुक, मेन पॉइंट्स, एग्जांपल्स, कंक्लूजन के बारे में सोचो, ट्राई करो। और आखिर में एक छोटा सा चैलेंज, इन 8 क्वेश्चंस में से कोई भी एक चुनो, सिर्फ एक। उसका जवाब का एक सुपर शॉर्ट 1 मिनट समरी अपने फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। बस उसे बोलकर दोहराने से वो पक्का हो जाता है। कोशिश करो। एग्जैक्टली, ना गो अहेड, इसे अपनी आवाज में नरेट करने की कोशिश करो, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में, समझे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और डीप डाइव करते रहो।